Hello everybody, welcome to my channel Literary Academia. Today we are going to read the term allegory from a glossary of literary terms written by M.H. Abrams. I request you all to pause the video and open the book so that you can read line by line and mark on your book. So let's start. Allegory. An allegory is a narrative, whether in prose or verse, in which the agents and actions, and sometimes the settings as well, are contrived by the author to make coherent sense on the literal or primary level of signification, and at the same time to communicate a second correlated order of signification. अब यही खासियत है एम.एच. एब्रम्स के बुक की कि इसमें कुछ भी सिंपल नहीं है, कुछ भी शॉर्ट नहीं है, बट हम ट्राई करेंगे इसकी मीनिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने की। कह रहा है एन एलेगरी, जो एलेगरी है वो क्या है? एक नैरेटिव है। सबसे पहले टर्म नैरेटिव समझते हैं। नैरेटिव मतलब होता है स्टोरी, मतलब ऐसी स्टोरी जो नैरेट किया जा सके, है ना। नैरेटिव एक कहानी बताने का तरीका है। एलेगरी क्या है? नैरेटिव है, कहानी बताने का तरीका है, स्टोरी बताने का तरीका है, नैरेटिव है। वेदर इन प्रोज और वर्स, चाहे वो प्रोज में हो चाहे वर्स में हो, यानी कि एलेगरी कहानी बताने का तरीका है और वो प्रोज में भी हो सकता है और वर्स में भी हो सकता है, यानी कि पोएट्री में भी हो सकता है और प्रोज में भी हो सकता है। इन विच, जिसमें द एजेंट्स एंड एक्शंस एंड समटाइम्स द सेटिंग्स एज वेल। तो इस एलेगरी में क्या होता है? इन विच द एजेंट्स, जिसमें जो एजेंट्स हैं, एजेंट्स मतलब जो कैरेक्टर्स हैं, जो डूअर्स हैं आपकी स्टोरी के, जो काम करने वाले हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो एक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो एजेंट्स एंड एक्शन, तो जो कैरेक्टर हुए और उनके द्वारा जो किए गए जो एक्शंस हैं, ये दोनों। एंड समटाइम्स, और कभी कभी सेटिंग्स। सेटिंग मतलब कि कहाँ की सेटिंग है, जो स्टोरी जहाँ पे बताई जा रही है, चाहे वो टाइम पीरियड का हो सकता है, जैसे 1920 की स्टोरी है, कोविड के पीरियड की स्टोरी है, तो कभी कभी सेटिंग भी एज वेल आर कंट्राइव्ड बाय द ऑथर। कंट्राइव्ड मतलब होता है इमेजिन्ड, आर्टिफिशियल, फोर्सफुली क्रिएटेड, है ना। कंट्राइव्ड मतलब जबरदस्ती का बनाया हुआ, या तो उसको इमेजिन करके बना रहे हैं, है ना, या आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं। कंट्राइव्ड बाय द ऑथर, ऑथर के द्वारा ये लोग इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं, उनके एक्शंस होते हैं, और कभी कभी सेटिंग भी इमेजिनरी होता है या फोर्सफुली क्रिएटेड होता है। किस लिए? टू मेक, बनाने के लिए, अ कोहेरेंट सेंस ऑन द लिटरल और प्राइमरी लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन। क्या बनाने के लिए? टू मेक अ कोहेरेंट सेंस। कोहेरेंट मतलब होता है लॉजिकल, जिसमें रीजन हो, है ना, तार्किक हो। कोहेरेंट सेंस मतलब एक लॉजिकल मीनिंग देने के लिए ऑन द लिटरल और प्राइमरी लेवल। लिटरल मतलब शाब्दिक अर्थ, जो उसके शब्द जो लिखे जाते हैं, अगर शब्दों के अर्थ निकालें तो उसको कहेंगे लिटरल, या उसको प्राइमरी लेवल भी कहते हैं। तो एक लॉजिकल मीनिंग निकले शाब्दिक तौर पे, या लिटरल या प्राइमरी लेवल पे। सिग्निफिकेशन मतलब होता है मीनिंग, मेकिंग ऑफ मीनिंग, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन तो प्राइमरी लेवल पे या लिटरल लेवल पे क्या, एक कोहेरेंट, एक लॉजिकल मीनिंग निकालने के लिए होता है। ठीक है, एलेगरी। इस एलेगरी में एक प्राइमरी लेवल पे मीनिंग निकलती है, एक लिटरल लेवल पे मीनिंग निकलती है, एंड और एट द सेम टाइम, उसी समय, टू कम्युनिकेट अ सेकेंड, एक दूसरा कोरिलेटेड, उससे रिलेटेड ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेशन। एट द सेम टाइम, उसी समय एक दूसरा मीनिंग भी उसमें होता है। ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेशन, कोरिलेटेड मतलब उसी से रिलेटेड, ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेशन मतलब मीनिंग। तो एक तो मीनिंग प्राइमरी लेवल पे होती है, लिटरल लेवल पे होती है, और एक दूसरा एट द सेम टाइम, उसी वक्त पैरेलल में चलती रहती है, एक सेकंड मीनिंग को रिलेटेड होती है ना। सिग्निफिकेशन मतलब मीनिंग, यानी कि एलेगरी क्या होती है? एक कहानी होती है, एक कहानी बताने का तरीका होता है, चाहे वो प्रोज में हो चाहे वर्स में हो। अब इन विच किसके लिए आया है? एलेगरी के लिए आया है, कि एलेगरी में कुछ एक्टर्स होते हैं, वो कुछ एक्शंस करते हैं, और जो सेटिंग जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक्टिंग हो रही होती है, ये तीनों चीजें जो राइटर होता है, जो ऑथर होता है, वो इमेजिन किया होता है। ऐसा नहीं कि वो रियल है। ठीक है, वो किस लिए ऐसा करता है?
तीनों को एक लय में बांधता है, सेटिंग को, एजेंट को, एक्शन को, ताकि एक कोहेरेंट लॉजिकल मीनिंग निकाल सके, ठीक है, शाब्दिक तौर पे, लिटरल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, और उसी वक्त एक हिडन मीनिंग भी रहती है, उस साथ ही साथ चलती रहती है, जो कि हिडन होती है, तो को रिलेटेड मीनिंग भी होती है। एलिगरी अगर कहीं बताना हो तो अब इतना काफी है, अब जाके अब एलिगरी को और एम.एच. एब्रम्स इसको और एक्सप्लेन करेंगे, इलैबोरेट करेंगे। We can distinguish two main types. हम दो तरह के एलिगरी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी। पहली एलिगरी कौन सी होती है, हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल, ठीक है। पहला टाइप हो गया एलिगरी का। इसमें क्या होता है, इन विच, जिसमें द कैरेक्टर्स एंड एक्शन, जिसमें कैरेक्टर और एक्शन दैट आर सिग्निफाइड लिटरली, जो शब्दों में है, शब्दों में अगर राम नाम का कैरेक्टर है तो वह उसको क्या कहेंगे, सिग्निफाइड लिटरली। तो जो एक्टर्स या एक्शंस जो शब्दों में, यानी कि जो लिखा गया है शब्दों में, इन देयर टर्न वो अपने तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं या एलेगराइज करते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है, एलेगराइज करना या रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या, किसी हिस्टोरिकल पर्सनेज को, किसी हिस्टोरिकल पर्सन को या किसी घटना को। जो एक्शन है वो किसी हिस्टोरिकल घटना को रिप्रेजेंट करेगा, और जो कैरेक्टर होगा वो किसी हिस्टोरिकल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे अगर किसी बहादुर लेडी, कोई किसी कहानी में एक बहादुर लेडी हो और उसने वो प्राइम मिनिस्टर हो और उसने बड़े बड़े डिसीजन लिए हो, जैसे कि इमरजेंसी जैसा कुछ डिसीजन दिखाया जा रहा है उस मूवी में, वो एलिगरी है। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी SMT इंदिरा गांधी, तो देखिए वो कैरेक्टर हिस्टोरिकल पर्सन, किसी हिस्टोरिकल पर्सन को क्या करेगा, वो एलेगराइज कर रहा होगा, कोई घटना इवेंट को एलेगराइज कर रही होती है। इसका नाम ही इसीलिए पड़ा है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेगरी, ठीक है। इतना आप जान गए कि जो उसके कैरेक्टर्स होंगे, जो एक्शन होंगे, वो एलेगराइज करते हैं किसी हिस्टोरिकल पर्सन को या इवेंट को, ठीक है। अब एग्जाम्पल, सो इन जॉन ड्राइडेंस एब्सलम एंड एचिटोफेल 1681, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पूछता है कि हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी का एग्जाम्पल क्या है, एब्सलम एंड एचिटोफेल। देखिए ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं, एम.एच. एब्रम्स की बुक की जो है लिटरेरी टर्म्स, उसको बाइबल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। इतना जरूरी है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ टर्म्स के पर्पज से ही पूछेगा, आपको सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि एब्सलम एंड एचिटोफेल का पब्लिकेशन डेट क्या है, कौन लिखा है, जॉन ड्राइडन। तो चारों तरफ से ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ लिटरेरी टर्म्स के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ऐसे हम सारे वर्क और उसके पब्लिकेशन डेट याद करने लगे तो आप काउंट नहीं कर सकते कि इंग्लिश लिटरेचर में कितने वर्क्स हैं। लेकिन जो भी नाम, जो भी टर्म, जो भी रेफरेंस इस ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में आ गया है, वो समझिए कि आपके लिए प्राइम हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी का जो एग्जाम्पल है जॉन ड्राइडन का एब्सलम एंड एचिटोफेल है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं, एब्सलम एंड एचिटोफेल में बिब्लिकल किंग है डेविड, वो रिप्रेजेंट करते हैं चार्ल्स सेकंड को। जॉन ड्राइडन के का जो नॉवेल है, सॉरी ये जो ड्रामा है, उसमें क्या है, वो है उसमें डेविड की कहानी है, और आप वो डेविड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ल्स सेकंड। अब डायरेक्टली आप किंग का नाम नहीं लेके लिख सकते, ठीक है। तो उसमें एक डेविड की कहानी है, किंग डेविड, जो कि बिब्लिकल किंग है, बाइबल में इनका रेफरेंस है। वो रिप्रेजेंट करते हैं चार्ल्स सेकंड को ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के किंग चार्ल्स सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं डेविड, किंग डेविड। इनका जो वर्क है एब्सलम एंड एचिटोफेल, इसमें किंग डेविड है, चार्ल्स सेकंड नहीं है। ये किंग डेविड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको याद रखना है कि किंग डेविड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ल्स सेकंड को। एब्सलम जो है टाइटल के, एब्सलम एचिटोफेल, तो एब्सलम रिप्रेजेंट्स हिज नेचुरल सन द ड्यूक ऑफ मनमथ। जो एब्सलम है वो चार्ल्स सेकंड के सन थे, नेचुरल सन ड्यूक ऑफ मनमथ, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ एब्सलम्स रिबेलियन, जो बाइबल में एब्सलम का रिबेलियन था, दिखाया गया था अगेंस्ट हिज फादर, अपने फादर के खिलाफ। एब्सलम एक कैरेक्टर थे, वो मतलब बगावत कर दिए थे, ठीक है।
एलिगराइजेस, ये जो घटना है, इवेंट है, वो एलिगराइज करती है रिबेलियन ऑफ मनमथ अगेंस्ट किंग चार्ल्स सेकेंड। तो जो अभी ऊपर पढ़ा था हमने, ड्यूक ऑफ मनमथ कौन थे? किंग चार्ल्स सेकेंड के नेचुरल सन थे। उन्होंने बगावत कर दी थी अपने फादर किंग चार्ल्स सेकेंड के खिलाफ। तो इस घटना को एलिगराइज करता है एब्सलम का रिबेलियन अपने फादर किंग डेविड के अगेंस्ट। क्लियर है? अब यहाँ पे है दूसरी एलिगरी। पहली हमने देखी थी हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल, और दूसरा टाइप क्या है? द एलिगरी ऑफ आइडियाज। दोनों डिस्टिंक्शन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? दूसरा टाइप है एलिगरी ऑफ आइडियाज, इन विच, जिसमें द लिटरल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट, जो लिटरल कैरेक्टर्स मतलब जो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं वर्क में, है ना, जो लिटरल कैरेक्टर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि गुड, बैड, एविल, डार्कनेस, लाइट, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, वो एज अ कैरेक्टर के तौर पे वहां पे आते हैं। तो लिटरल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स, एंड जो प्लॉट होता है एलिगराइज करता है, प्लॉट एलिगराइजेज एन एब्स्ट्रैक्ट डॉक्ट्रिन और थीसिस। तो जो प्लॉट होता है वो एलिगराइज करता है किसी एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि क्या बोलेंगे, जो कॉन्क्रीट नहीं होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट डॉक्ट्रिन, किसी सिद्धांत को, किसी प्रिंसिपल को, उसको एलिगराइज करता है। बोथ टाइप्स ऑफ एलिगरी, जो ये दोनों टाइप है एलिगरी की, में ईदर बी सस्टेन्ड थ्रू आउट अ वर्क। ये जो दोनों तरह की एलिगरी है, या तो ये सस्टेन करती हैं, यानी कि विद्यमान रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं थ्रू आउट अ वर्क। किसी वर्क में बिगिनिंग से लेके एंड तक भी एलिगरी मिल सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एब्सलम एंड एचिटोफल, ये पूरा बिगिनिंग से लेके एंड तक पूरी की पूरी एलिगरी है, ठीक है? एंड जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेट, इसका वर्क, इसका राइटर कौन है। तो ये जो दोनों वर्क हैं, एब्सलम एंड एचिटोफल 1681 एंड जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678, ये दोनों वर्क में सस्टेन्ड एलिगरी है, यानी कि प्रेजेंट है शुरू से लेके अंत तक। और तो एक तो ऐसे भी हो सकता है कि शुरू से लेके लास्ट तक एलिगरी बनी रहे किसी वर्क में, और या तो एल्स सर्व मैरिली एज एन एपिसोड, या तो ये सिर्फ एक एपिसोड के तौर पे आ सकती है, किसी कोई एक छोटी सी, कोई बहुत सारे एक्शंस होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं एक सिंगल वर्क में, उसमें कोई एक घटना हो जो किसी दूसरे घटना को एलिगराइज करती हो सिंबॉलिकली, ठीक है? तो या तो इस सर्व कर सकती है, यानी कि वर्क कर सकती है मैरिली एज एन एपिसोड इन ए नॉन एलिगोरिकल वर्क। एक बार मैं देख लूं कि स्क्रीन कटा तो नहीं है, नो इट्स ओके। तो किसी नॉन एलिगोरिकल वर्क में एपिसोड के तौर पे भी एलिगरी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि या तो एपिसोड में आएगी या तो वो फुल वर्क में, ऐसा नहीं है, वो किसी में भी हो सकता है। कोई ऐसा वर्क है जो कि एलिगरी नहीं है बट उसमें कोई एपिसोड, कोई कैरेक्टर जो एलिगराइज करता हो, तो कैसे भी यूज किया जा सकता है। अ फेम्ड एग्जाम्पल ऑफ एपिसोडिक एलिगरी, अभी जो दूसरा टाइप था एपिसोडिक, हमने सस्टेन एलिगरी का 2 एग्जाम्पल देख चुके हैं हम, एब्सलम एचिटोफल और बनियान का वर्क है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो वो 2 सस्टेन एलिगरी का एग्जाम्पल है। अब ये कह रहे हैं एपिसोडिक एलिगरी, जो कि एपिसोड में आती है, उसका एग्जाम्पल क्या है? इन द इनकाउंटर ऑफ सैटर्न विथ हिज डॉटर सिन, कि जब सेटन का इनकाउंटर होता है अपनी ही डॉटर सिन से, एज वेल एज विद डेथ, और साथ ही साथ डेथ से होता है, हु इज रिप्रेजेंटेड एलिगोरिकली, जो कि रिप्रेजेंट किया गया है एलिगोरिकली, है ना, रिप्रेजेंट करता है वो समथिंग, कुछ को, एज द सन बॉर्न ऑफ देयर इंसेस्टुअस रिलेशनशिप। ये जो डेथ है, ये सेटन और उसकी बेटी सिन के सेक्सुअल रिलेशनशिप से पैदा हुआ है, ऐसा बिब्लिकल रेफरेंस है, बाइबल मतलब ऐसा है, बाइबल में कहा गया है। तो सिन उसकी बेटी है जो कि उसके दिमाग से पैदा हुई थी। जब सेटन के दिमाग में पहली बार आता है कि वो गॉड के खिलाफ जंग करेगा और इन रेबल करेगा, तो गॉड के खिलाफ जैसे वो ये विचार सोचा, उसी वक्त ये सिन था, गॉड के खिलाफ जाना एक पाप है, सिन है। उसी वक्त उसके दिमाग से पैदा होती है सिन, और बाद में वो सिन का रेप करता है और उसको एक बेटा होता है डेथ। तो सेटन से ही ये दोनों रिलेटेड हैं, सिन एंड डेथ।
तो ये जो डेथ है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, एज द एलिगोरिकली एज द सन बॉर्न ऑफ देयर इंसेस्टुअस रिलेशनशिप। इंसेस्टुअस रिलेशनशिप होता है जब अपने लोगों से, फैमिली में ऐसा सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है तो उसको बोलते हैं इंसेस्टुअस रिलेशनशिप। इन जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक 7, तो जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के जो जॉन मिल्टन की जो बुक है पैराडाइज लॉस्ट बुक 7, उसमें ये डेथ, सिन और सैटन का ये रेफरेंस आता है, ठीक है। यानी कि वो एपिसोड में एलिगरी आती है। पब्लिकेशन डेट ध्यान देंगे, है ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एकदम दिल दिमाग खोल के बैठेंगे और इंजॉय करते रहेंगे। इन द सेकेंड टाइप, यानी कि जो एपिसोडिक एलिगरी है, जो सेकेंड टाइप है, द सस्टेन्ड एलिगरी ऑफ आइडियाज, जो सस्टेन्ड एलिगरी ऑफ आइडियाज है कि जो शुरू से लेके लास्ट तक बनी रहती है, द सेंट्रल डिवाइस इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ, नहीं यहाँ पे सस्टेन एपिसोडिक वाला नहीं है, जो दो टाइप हमने देखा है, एक पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल और दूसरा है एलिगरी ऑफ आइडियाज, उस सेकंड टाइप की बात होती है कि यानी कि जो सेकंड टाइप है, मतलब कि जो एलिगरी ऑफ आइडियाज है, जो कि तो क्या होता है, द सस्टेन्ड एलिगरी ऑफ आइडियाज, जिसमें कि एलिगरी ऑफ आइडियाज शुरू से लेके लास्ट तक बने हुए हैं, उसमें क्या होता है, द सेंट्रल डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज। उसमें क्या होता है कि हम अब आइडियाज है, ये तो एलिगरी ही आइडियाज की है, तो जो आइडियाज हैं उसको पर्सोनिफिकेशन यूज कर देंगे, उसको पर्सोनिफाई कर देंगे, यानी कि उसको एज अ पर्सन यूज करेंगे। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में क्या हो गया, सॉरो हैप्पीनेस, ये दो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि सॉरो वाज वेरी सैड, देन सॉरो केम एंड ही बिकेम सैड लाइक दैट, फिर हैप्पीनेस केम। तो ये क्या है, हम उसको एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं, तो पर्सोनिफाई कर दिया जाता है किसको, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज को पर्सोनिफिकेशन यूज किया जाता है। जैसे सच एज वर्चूज, वाइसेस बुराइयां, स्टेट्स ऑफ माइंड, स्टेट्स ऑफ माइंड में क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, ये जो स्टेट्स ऑफ माइंड है इनको भी पर्सोनिफाई कर दिया जाता है। मोड्स ऑफ लाइफ को पर्सोनिफाई किया जाता है, एंड टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो मतलब कि जो निर्जीव चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आइडियाज हैं, उनको पर्सोनिफाई करके उनको एज अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है, उनसे डायलॉग बुलवाया जाता है, उनसे एक्शन करवाया जाता है, किसमें, द एलिगरी ऑफ आइडियाज में, ठीक है। इन एक्सप्लिसिट एलिगरीज, एक्सप्लिसिट एलिगरीज मतलब होता है ओपनली, ठीक है, जो कि खुलेआम हो, ओपन हो। इन एक्सप्लिसिट एलिगरीज, जो ऐसे वर्क जो कि एलिगरीज ओपनली वो एलिगरी है, सच रेफरेंस इज स्पेसिफाइड बाय द नेम्स। तो ऐसे जो रेफरेंस होते हैं वो स्पेसिफिक, निश्चित बनाए जाते हैं नेम्स देकर, बाय द नेम्स गिवन टू कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस। तो उनको कैरेक्टर के नाम दिए जाते हैं और प्लेसेस के नाम दिए जाते हैं, ठीक है। 10 इस तरीके से जो बनियान का जो हमने पढ़ा था, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, वो भी क्या था वो उसमें क्या है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ठीक है, वो एलिगराइज करता है द क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेशन। वो किसको करता है, जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है, जो क्रिश्चियन प्रिंसिपल है, ठीक है, किस चीज का, सैल्वेशन का, कि कैसे मुक्ति मिलेगी, वहां का जो क्रिश्चियन में क्या सिद्धांत है कि कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे बताता है इसको, बाय टेलिंग, ये बताते हुए हाउ द कैरेक्टर नेम्ड क्रिश्चियन, कि कैसे एक कैरेक्टर जिसका नाम है क्रिश्चियन, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्रिश्चियन कैरेक्टर है, वार्न्ड बाय इवेंजलिस्ट। इवेंजलिस्ट कौन है, ये जो लोग थे, एंग्लिकन लोग थे, जो कि क्या थे, ये प्यूरिटन नहीं, मतलब प्यूरिटन नहीं थे। वार्न्ड बाय इवेंजलिस्ट फ्लीज द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो ये क्रिश्चियन कहाँ जाता है, सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन में, एंड मेक्स हिज वे लेबोरियसली टू द सेलेस्टियल सिटी। सेलेस्टियल सिटी मतलब हेवन, तो बहुत मुश्किल से उस सेलेस्टियल सिटी पहुंचता है जहां पे उसको सैल्वेशन लेना है। अब देखिए, ये कोई कैरेक्टर का नाम नहीं है, प्लेस का नाम नहीं है, लेकिन इसको बना दिया गया है, आइडियाज को पर्सोनिफाई कर दिया गया है। एन रूट, रास्ते में, ही इनकाउंटर, वो इनकाउंटर करता है कैरेक्टर्स विद नेम्स, ऐसे कैरेक्टर से मिलता है जिनका नाम होता है फेथफुल, होपफुल। तो जब वो दुखी होता है तो किसी होपफुल नाम के पर्सन से मिलता है, एंड जो फेथफुल रहता है
वो उसको भरोसा दिलाता है, ठीक ना, फेथ वाले काम करता है। एंड द जायंट डिस्पेयर, और जब डिस्पेयर से मिलता है तो उसके साथ सिर्फ बुरा होता है। पासेस थ्रू प्लेसेस, वो बहुत सारे प्लेसेस से पास करता है। कौन? ये जो क्रिश्चियन नाम का कैरेक्टर है। लाइक स्लो ऑफ डिस्पॉन्ड, एक तालाब जो कि डिस्पॉन्ड का तालाब हो, दुख का, निराशा का तालाब हो, उससे मिलता है, उससे गुजरता है। ये जगह है। द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, एक ऐसी वैली में चला जाता है जहां पे उसके सामने डेथ होता है। अब डेथ यहाँ पे पर्सन है, ठीक है। एंड वैनिटी फेयर, और एक ऐसे फेयर में जाता है जहां पे वैनिटी है, प्राइड है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। अ पैसेज फ्रॉम दिस वर्क, इस वर्क से एक पैसेज दिया गया है, इंडिकेट्स, जो कि इंडिकेट करता है द नेचर ऑफ एन एक्सप्लिसिट एलिगोरिकल नैरेटिव, ओपन एलिगोरिकल कहानी की का एग्जाम्पल है। एक यहाँ पे इन लोगों ने दिया है पैसेज, ये कहाँ से है? पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस वर्क से दिया गया है। तो बस इसको जनरली तौर पे रीड कर लेंगे। नाउ एज क्रिश्चियन वॉज वॉकिंग सॉलिटरी बाई हिमसेल्फ, क्रिश्चियन वॉक कर रहा था अकेले। ही स्पाइड वन अफार ऑफ come crossing over the field to meet him, and their hap was to meet just as they were crossing the way of each other. The gentleman's name was Mr. Worldly Wiseman. एक उसको रास्ते में मिलते हैं मिस्टर वर्ल्डली वाइजमैन, इनका नाम ही है, देखिए, वर्ल्डली वाइजमैन, जो उसको वॉर्न करेंगे, है ना। He dwelt in the town of Cornwall Policy, वो कहाँ पे रहते थे? कॉर्नल पॉलिसी जगह पे। A very great town and also hard by from whence Christian came. तो ये वहां का उस वर्ग का है, इसको हम उतना ध्यान से नहीं देखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एलिगरी थोड़ा बड़ा है ना। वर्क्स दैट आर प्राइमरीली नॉन एलिगोरिकल, जो ऐसे वर्क्स जो कि मुख्य रूप से नॉन एलिगोरिकल है, वो एलिगोरिकल वर्क नहीं है, में इंट्रोड्यूस्ड, वो अपने में यूज कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो यूज कर सकते हैं एलिगोरिकल इमेजरी। एक तो सस्टेन्ड एलिगरी देखा हमने, एक एपिसोडिक एलिगरी देखा। अगर दोनों नहीं है और वर्क प्योरली नॉन एलिगोरिकल है तो आप उसमें एलिगोरिकल इमेजरी यूज कर सकते हैं। इमेजरी क्या होता है? इमेजेस मेड बाय वर्ड्स, शब्दों से जो आप इमेजेस बनाने की कोशिश करते हैं उसको कहते हैं इमेजरी। तो और ग्रुप्स ऑफ, और ऐसे ही इमेज बहुत ज्यादा हो तो ग्रुप्स ऑफ सच इमेजेस आर इमेजरी, जैसे कि अभी हमने कल पढ़ा टी.एस. एलियट का द वेस्टलैंड, क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल ऑफ एलिगोरिकल इमेजरी, है ना, उसमें बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है इमेजरी का। तो ये क्या है एलिगोरिकल इमेजरी? ये कह रहा है कि जो भी वर्क्स जो नॉन एलिगोरिकल हैं, अगर वो नॉन एलिगोरिकल हैं तो एलिगोरिकल इमेजरी भी यूज कर सकते हैं। अब ब्रैकेट में ये बता रहा है कि क्या है, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज। यहाँ भी वही है कि जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज हैं, यानी कि गुड, बैड, इविल, हैप्पीनेस, सैडनेस, इनका पर्सोनिफिकेशन होता है। सेम एज हु परफॉर्म अ ब्रीफ एलिगोरिकल एक्शन, ये लोग एक छोटा सा कोई एलिगोरिकल एक्शन करते हैं, है ना। ये जो एंटिटीज होते हैं छोटे टाइम के लिए आएंगे, एक एपिसोड से भी कम इनका रोल रहेगा। इन शॉर्ट पैसेज, छोटे से किसी पैसेज में आ जाएंगे, बहुत बड़े में नहीं आएंगे, ठीक है, बड़े तौर पे। फैमिलियर इंस्टांसेस आर द ओपनिंग लाइंस ऑफ मिल्टन। अगर हम एलिगोरिकल इमेजरी का एग्जाम्पल देखें तो मिल्टन का एक वर्क है एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरेसो 1645। पहले तो डेट याद करेंगे, है ना। एल एलिग्रो इल पेंसेरेसो 1645। इसमें क्या है? एलिगोरिकल इमेजेस के एग्जाम्पल हैं। दिस डिवाइस वाज एक्सप्लॉइटेड स्पेशली इन द पोएटिक डिक्शन ऑफ ऑथर्स इन द मिड 18th सेंचुरी। ये जो डिवाइस है, कौन सी डिवाइस? एलिगोरिकल इमेजरी वाज एक्सप्लॉइटेड। अब एक्सप्लॉइट मतलब होता है किसी चीज को खराब करना, बर्बाद करना। यहाँ पे वो सेंस नहीं है। लिटरेचर में अगर एक्सप्लॉइटेड वर्ड आता है इसका मतलब कि इतना यूज किया गया कि वो समझिए कि उतना यूज नहीं करना चाहिए, उसको एक्सप्लॉइट के लेवल तक यूज कर दिया गया, है ना। तो ये डिवाइस एक्सेसिवली यूज किया गया था, मुख्य रूप से स्पेशली किसमें? इन द पोएटिक डिक्शन ऑफ द ऑथर्स ऑफ द मिड 18th सेंचुरी। तो जो मिड 18th सेंचुरी के राइटर थे, यानी कि 1750 ऑनवर्ड्स, तो इस समय के जो राइटर्स थे उनके पोएटिक डिक्शन में वो एलिगोरिकल इमेजरी खूब यूज करते थे लोग। एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है इसका, सो ब्रीफ, इतना छोटा, दैट इट प्रेजेंट्स एन एलिगोरिकल टेबल्यू रादर देन एन एक्शन। ऐसा लगता है कि एक एलिगोरिक टेबल्यू है, ना कि कोई एक्शन है ना। इज द पैसेज इन थॉमस ग्रेज एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। एक पैसेज मिलता है थॉमस ग्रेज के
एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1751. डेट इज इंपॉर्टेंट 1751, ये वर्क इंपॉर्टेंट है, ठीक। और थॉमस ग्रे ने लिखा है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसमें एक लाइन आती है, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। साइलेंट डस्ट मतलब डेड पीपल, साइलेंट हो गए हैं, डस्ट धूल, हम लोग जो लोग मर गए, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो डेड ह्यूमन बींग्स हैं। तो कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। मरने के बाद अगर किसी को आप ऑनर करते हैं, उसकी खूब तारीफ करते हैं, क्या वो अपनी ऑनर सुन के, क्या अपनी तारीफ सुन के मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो सकता है? इसका मतलब मरने के बाद की गई तारीफ व्यर्थ है। और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, या तो सॉरी या नहीं होगा। और फ्लैटरी, क्या फ्लैटरी सूद कर सकती है? फ्लैटरी मतलब आप लोग जानते हैं साइकोफेंसी, चापलूसी। कैन सूद, क्या मतलब खुश कर सकती है, सूद कर सकती है किसको? डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। क्या डेथ को कोई खुश कर सकता है? डेथ की कोई फ्लैटरी करके उसको खुश कर सकता है? नहीं कर सकता। देखिए पहले तो ये 2 लाइन रट लेंगे आप लोग, ठीक है, कि वो एलिग्री के पर्पज से पूछे या ना पूछे, वो ये जरूर पूछेगा कि ये 2 लाइन कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक किस पोयम की है, किसने लिखा है। कभी एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड भी दे सकता है ऑप्शन में, कभी 4 राइटर्स में थॉमस ग्रे को टिक करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये 2 लाइन सबसे पहले याद करेंगे। और जैसा कि हमने शुरू किया है ये एम.एच. एब्रम्स की बुक को पढ़ना, तो आप लोग एक ना पतली सी नोटबुक बना लीजिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि एलटी के एग्जाम के बाद सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी काम पड़ेगा और सबको ही पढ़ना पड़ता है। तो आप एक पतली सी कोई बुक, कॉपी, नोटबुक रख लीजिए और उसमें जितनी भी लाइंस आ रही हैं और जितने भी वर्क्स आ रहे हैं और उनका पब्लिकेशन डेट, एक साइड बाय साइड आप एक अपना नोट बनाते चलिए कि सारी लाइंस और जितने वर्क्स और उनके पब्लिकेशन डेट, ये लोग आप इस तरह से आप एक अच्छा काम कर ले जाएंगे, है ना। और चलिए नेक्स्ट, एलिगरी इज अ नैरेटिव स्ट्रेटेजी। एलिगरी क्या है? कहानी बताने का एक स्ट्रेटेजी है, तरीका है ना, कि हम एक साथ में 2-2 मीनिंग्स बता देते हैं, एक हिडन रहता है, उस तरीके से हम ओपनली उसको नहीं बताना चाहते तो हम एलिगरी यूज कर लेते हैं। which may be employed, जो कि यूज किया जा सकता है किसको? एलिगरी को। in any literary form और genre, किसी भी लिटरेरी फॉर्म या जॉनरा में आप यूज कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था प्रोस या पोइट्री, दोनों में। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी लिटरेरी जॉनरा में आप यूज कर सकते हैं, कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो, है ना, सटायर हो, प्रोज वर्क हो, एसे हो, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये बताएगा अलग अलग जॉनरा से एक एक एग्जाम्पल देगा, आप ध्यान देंगे। द अर्ली 16th सेंचुरी, जो 16th सेंचुरी थी अर्ली, यानी कि 1510-20 के करीब, 16th सेंचुरी। एवरी मैन इज एन एलिगरी। एवरी मैन इटैलिक में है, यानी कि वर्ग का नाम है। एवरी मैन इज एलिगरी, इज एन एलिगरी, ये एक एलिगरी है इन द फॉर्म ऑफ मोरालिटी प्ले। अब तक हम पढ़ते हैं कि एवरी मैन एक मोरालिटी प्ले है, ठीक है, हम इस हिसाब से, मतलब इस तरीके से पढ़ते हैं कि एवरी मैन को हम मोरालिटी प्ले के लिए याद करते थे, लेकिन एवरी मैन एक एलिगरी भी है, ये याद रखेंगे। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज अ मोरल एंड रिलीजियस एलिगरी। जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है वो एक मोरल एंड रिलीजियस एलिगरी है, क्योंकि इसमें पूरा क्रिश्चियनिटी, सैल्वेशन, गुड बैड, इसकी बातें हैं। इन प्रोज नैरेटिव, अगर तो प्रोज नैरेटिव में है, ठीक है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किस में है? प्रोज में है, और वो एक रिलीजियस एलिगरी है। एडमंड स्पेंसर्स द फेरी क्वीन 1590 to 1596 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पार्ट्स में आता है, 2 वॉल्यूम्स में आता है, एक 1590 में पब्लिश होता है और एक बार 1596 में पब्लिश होता है। द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर, ये भी एलिगरी है। फ्यूजेस, ये क्या करता है? फ्यूज करता है, यानी कि मिक्स कर देता है मोरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी। देखिए क्या, कितना मोरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी को क्या करता है? मिक्स कर देता है। इन वर्स रोमांस, पोयम है फेरी क्वीन, एक रोमांस है और उसमें एलिगरी मिक्स हुई है, मोरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी। डेट याद रखेंगे, फेरी क्वीन किसने लिखा है? एडमंड स्पेंसर याद रखेंगे। और फेरी क्वीन क्या है? वर्स रोमांस है, ये भी पूछ सकता है आप अगर नेट, जेआरएफ और
सेट वेट के एग्जाम में बैठते हैं तो। द थर्ड बुक, जो तीसरी बुक है किसकी, बुक ऑफ जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल। गुलिवर्स ट्रैवल इटैलिक में है तो ये वर्क है, और गुलिवर्स ट्रैवल का जो तीसरा पार्ट है, थर्ड बुक है, जो कि वॉयस टू लापुटा है, एंड वॉयस टू लापुटा एंड लगाडो, ये बुक का नाम है। वॉयस टू लापुटा एंड लगाडो थर्ड बुक का नाम है। और ये जो गुलिवर्स ट्रैवल है ये आई थी 1726, इंपॉर्टेंट है डेट, ठीक है। ये पूरी बुक है गुलिवर्स ट्रैवल, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो बुक्स हैं अलग अलग, तो उसमें थर्ड बुक का नाम है वॉयस टू लापुटा एंड लगाडो, ठीक है। और गुलिवर्स ट्रैवल आती है 1726 में। इज एन एलिगोरिकल सटायर, अब देखिए मैंने कहा था सटायर में भी आ सकता है, तो ये गुलिवर्स ट्रैवल सटायर है, ठीक है, एलिगोरिकल सटायर है। डायरेक्टेड मेनली अगेंस्ट फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक पेडेंट्री, और ये किसके खिलाफ एलिगरी है, फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक पेडेंट्री। पेडेंट्री क्या होता है, शो ऑफ नॉलेज, जब आप किसी अपने ज्ञान को बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कोई विद्वान होते हैं, बहुत पढ़ लेते हैं, फिर वो आते हैं तो जहाँ पे जरूरत नहीं होती है वहां पे भी वो चालेन अपनी विद्वता का दिखा देते हैं, उसको कहते हैं पेडेंटिक। वो पेडेंटिक हुए और जो वो कर रहे हैं वो पेडेंट्री हुआ। तो ये जो भी फिलोसफी हो चाहे साइंस हो, उसमें जो लोग शो ऑफ करते रहते हैं, अपने नॉलेज को दिखाते रहते हैं अननेसेसरीली, उसके खिलाफ ये सटायर था। एंड विलियम कॉलिंस, ओड ऑन द पोइटिकल कैरेक्टर 1747, विलियम कॉलिंस का वर्क है ओड ऑन द पोइटिकल कैरेक्टर 1747, इज अ लिरिक पोएम। ये एक लिरिक पोएम है, कौन सी, ओड ऑन द पोइटिकल कैरेक्टर, जो कि पब्लिश होती है 1747 में, विच जो कि एलिगराइज करती है अ टॉपिक इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक टॉपिक को एलिगराइज करती है, क्या, द नेचर, सोर्स एंड पावर ऑफ द पोएट्स क्रिएटिव इमेजिनेशन। और कौन सा किसको एलिगराइज करता है, द नेचर, सोर्स एंड द पावर ऑफ पोएट्स क्रिएटिव इमेजिनेशन। जो पोएट होता है उसका जो क्रिएटिव इमेजिनेशन होता है, जिससे कि वो पोएम लिख पाता है। हम और आप इसलिए पोएम नहीं लिख पाते क्योंकि हम सिर्फ बेसिक लेवल पे इमेजिन करते हैं, हम फ्यूज नहीं कर पाते, हमारा जो इमेजिनेशन है वो क्रिएटिव नहीं है ना। तो जो पोएट्स का जो क्रिएटिव इमेजिनेशन होता है, उसका नेचर क्या है, वो कैसा होता है, उसका सोर्स है क्या है, उसका पावर क्या है, इस सब को एलिगराइज करता है कौन, विलियम कॉलिंस अपने वर्क में ओड ऑन द पोएटिकल कैरेक्टर। जॉन कीट्स, आपके फेवरेट जॉन कीट्स, मेक्स अ सटल यूज ऑफ एलिगरी। सटल मतलब बहुत छिपा हुआ, एकदम संक्षिप्त एलिगरी थ्रू आउट हिज ओड टू ऑटम 1820। टू ऑटम कीट्स की, जॉन कीट्स की एक पोएम है, ठीक है, और ओड है ये, हाँ ओड, मुझे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि क्या है। तो टू ऑटम ओड है जॉन कीट्स की, 1820 में पब्लिश होती है। और ये इसमें एक बहुत ही सटल संक्षिप्त यूज करते हैं शॉर्ट में एलिगरी को, मोस्ट एक्सप्लिकेटली मतलब बहुत ओपनली, इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में, व्हिच जो कि पर्सोनिफाई करता है द ऑटमन सीजन एज अ फीमेल फिगर। तो इसमें क्या, ऑटम जो है वो एक फीमेल फिगर है, वो ऑटम सीजन को पर्सोनिफाई करती है। एमिड द सीन्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द हार्वेस्ट, जब खेत में कटाई होती है तो उसमें एक सीन है कि जैसे जो अनाज के जो मतलब वो बंडल हैं इस तरीके से रखे गए हैं मानो कि कोई फीमेल हो और खेत में बैठ के अपने बाल सुखा रही हो। ये वहां पे इमेजरी क्रिएट करने की कोशिश किए हैं जॉन कीट्स, तो ये भी एक एलिगरी का पार्ट है। नाउ सस्टेन्ड एलिगरी। सस्टेन्ड एलिगरी मतलब कि बिगिनिंग से लेके एंड तक एलिगरी, पूरा का पूरा एलिगरी है, नो एपिसोडिक, नो इमेजरी। सस्टेन्ड एलिगरी वॉज अ फेवरेट फॉर्म इन द मिडिल एजेस। अगर हम मिडिल एजेस की बात करते हैं तो तो सस्टेन्ड एलिगरी फेवरेट फॉर्म था, लोग बहुत एलिगरी लिखते थे मिडिल एज में। व्हेन, जब इट प्रोड्यूस्ड मास्टरपीसेस, मिडिल एज में मास्टरपीसेस, बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स प्रोड्यूस हुए एलिगरी के, स्पेशली मुख्य रूप से इन द वर्स नैरेटिव मोड, पोएट्री में, ऑफ द ड्रीम विजन। पहले ड्रीम विजन लिखे जाते थे, जैसे कि राइटर बैठा बैठा है, सो गया, वो सपना देख रहा है और उस सपने में जो वो देखता था वही पोएम, वो पोएम का ही पार्ट होता था। इन विच, जिसमें द नैरेटर फॉल्स एज लीप, जो नैरेटर होता था वो सो जाता था, एंड एक्सपीरियंसेस
एंड एक्सपीरियंसेस, और वो अनुभव करता था एन एलेगोरिक ड्रीम। मैं राइटर हूँ, मैं एक वर्क लिख रही हूँ, उस वर्क में एक नैरेटर है। मैं नैरेटर नहीं हूँ, वो जो वर्क में एक नैरेटर है ना, वो नैरेटर वर्क में सो रहा है, और जब वो सोता है तो जो सपना देखता है वो एलेगोरिक ड्रीम होता है। तो फिर मैं एज अ राइटर लिखूंगी कि जो मेरा नैरेटर है वो सो गया, उसको नींद आ गई बैठे बैठे, और वो ये सपना देख रहा है, तो उसको कहते हैं ड्रीम एलेगरी। दिस मोड इंक्लूड्स, इस मोड में क्या क्या होता है, इंक्लूड्स इन द 14th सेंचुरी में दांते का डिवाइन कॉमेडी। कल ही अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसी डिवाइन कॉमेडी से, ये इटालियन राइटर थे दांते, और डिवाइन कॉमेडी इटैलिक वर्क था उनका, और यहीं से टी.एस. एलियट ने एक लाइन ली थी, इल मिग्लियर फैब्रो, एजरा पाउंड के लिए, है ना, यूज किया था, यही डिवाइन कॉमेडी से वो लाइन उन्होंने लिया था। तो क्या है दांतेज डिवाइन कॉमेडी, ये भी ड्रीम एलिगरी का पार्ट है। द फ्रेंच, जो एक फ्रेंच वर्क है, रोमन डीला रोज, इसी को ट्रांसलेट किया है, मतलब इंग्लिश में लिखा है चौसर ने, द रोमांस ऑफ द रोज, यही उसका सोर्स है। चौसर का एक वर्क है हाउस ऑफ फेम, एंड विलियम लैंगलैंड का वर्क है पीएस प्लोमेन। ये सभी क्या है, ड्रीम एलिगरी का एग्जाम्पल है, एलिगोरिक ड्रीम का एग्जाम्पल है, ठीक है। बट लेकिन सस्टेन्ड एलिगरी हैज बीन रिटन इन ऑल लिटरेरी पीरियड्स, लेकिन जो सस्टेन्ड एलिगरी है वो सभी लिटरेरी पीरियड्स में लिखी गई है। कहने का मतलब है कि 16th सेंचुरी में तो बहुत लिखी गई, लेकिन ऐसा नहीं कि 16th सेंचुरी के बाद लिखी नहीं गई, सभी लिटरेरी पीरियड्स में ये लिखी गई है, एंड इज द फॉर्म ऑफ सच मेजर 19th सेंचुरी ड्रामास। और ये जो 19th सेंचुरी यानी कि 1800 के पार, थोड़ा मैं बता देती हूँ कि कुछ सेंचुरीज में कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो 19th सेंचुरी के जो कुछ मेजर जो ड्रामा है जो कि वर्स में लिखे गए हैं, मतलब पोएटिक स्टाइल में लिखे गए हैं, वो सस्टेन्ड एलिगरी हैं। जैसे गटे का फॉस्ट, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से ये सोर्स है मार्लो के वर्क डॉक्टर फॉस्टस का। तो गटे का फॉस्ट पार्ट सेकंड, ये मैरी शेली है, पीबी शेली का वर्क है प्रोमीथियस अनबाउंड, एंड थॉमस हार्डी का वर्क है द डायनेस्ट, ठीक है। ये ड्रामा है, और ये ड्रामा 19th सेंचुरी में लिखे गए हैं, और ये क्या है, ये सस्टेन्ड एलिगरी है, इनमें पाई जाती है। इन द 20th सेंचुरी, वहीं पे अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें यानी कि 1900 ऑनवर्ड्स, द स्टोरीज एंड नॉवेल्स, तो जो कहानियां या जो नॉवेल्स थे फ्रांज काफ्का के, कैन बी कंसीडर्ड इंस्टांसेस ऑफ इम्प्लिसिट एलिगरी। इम्प्लिसिट मतलब छुपी हुई, एक्सप्लिसिट मतलब ओपन, अभी पीछे एक्सप्लिसिट वर्ड आया था मतलब ओपनली, इम्प्लिसिट मतलब हिडन। तो जो फ्रांज काफ्का के जो वर्क आए थे 20th सेंचुरी में, उसमें इम्प्लिसिट एलिगरी है, मतलब छुपी हुई एलिगरी है। जिससे फ्रांज काफ्का के बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्क्स हैं। एक वर्क अगर मैं देखूं तो उसमें है बहुत सारे, जैसे कि अभी मुझे एक है 1984, है ना, उनका वर्क है 1984। तो उसमें एक है, मतलब एक इंसान को कैद कर लिया जाता है और उसको पता नहीं चलता है कि उसको क्यों कैद किया गया है ना, पूरी स्टोरी इसी के बारे में है। एलिगरी वॉज ऑन द होल, अगर हम देखें तो एलिगरी क्या थी, ऑन द होल टोटली डीवैल्यूड, कि उसको वैल्यू नहीं दी गई ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में कुछ वर्क्स लिखे गए बट उसको डीवैल्यू भी किया गया, किसको, एलिगरी को, बट लेकिन was invested with positive value, इसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यूज इन्वेस्ट किए गए, यानी कि होता है ना कि कोई चीज बहुत पुरानी हो गई, उसमें कुछ नया ऐड करके उसको यूज कर लो। बाय सम थियरिस्ट, कुछ थियरिस्ट ने बोला कि चलो ठीक है, एलिगरी में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं एलिगरी से। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में, यानी कि 1980-90s के टूवर्ड्स, तो उसमें कुछ थियरिस्ट ने जिम्मा उठाया कि थोड़ा एलिगरी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। द क्रिटिक लाइक फ्रेडरिक जेम्सन,
यूजेस द टर्म, उन्होंने ये जो एलिगरी टर्म है उसको यूज किया किस लिए? टू सिग्निफाई मतलब टू टेल, टू गिव, टू डिफाइन, टू सिग्निफाई द रिलेशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट टू इट्स हिस्टोरिकल सबटेक्स्ट। तो उन्होंने एलेगरी का यूज किस लिए किया? ये बताने के लिए कि एक लिटरेरी टेक्स्ट का उसके हिस्टोरिकल सब टेक्स्ट यानी कि उसके हिस्टोरिकल एटमॉस्फेयर से किस तरह से एक लिटरेरी टेक्स्ट क्या रिलेशन है, कुल मिला के जो एक वर्क लिखी जा रही है उसका उसके टाइम में जो हिस्टोरिकल इवेंट्स चल रहे हैं उसका क्या उससे संबंध है। इट्स पॉलिटिकल ऑन अनकॉन्शियस, किसी वर्क का एक पॉलिटिकल अनकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस मतलब कोई हमारे हिडन हमारे दिमाग, पिछले दिमाग में कोई एक सोच पड़ी रहती है, वो सोच हमें मजबूर करती है कुछ लिखने के लिए। आज के टाइम में अगर सेक्युलरिज्म पे बात हो तो हमारा पॉलिटिकल अनकॉन्शियस क्या कहता है? हमारा पॉलिटिकल अनकॉन्शियस ये कहता है कि हमारे समाज में टर्मोइल है, हमारे समाज में एक डिसबैलेंस हो गया है हमारे रिलीजन में। तो ये हमारा पॉलिटिकल अनकॉन्शियस है, ये हमें फोर्स करता है कि हम कोई वर्क लिखें सेक्युलरिज्म पे या रिलीजन पे, किस तरह से स्टेट जो राज्य है वो किस तरह से उसका होल्ड रिलीजन पे बनाना बहुत जरूरी है, उसका इन सब चीजों धार्मिक चीजों पे उसका कंट्रोल जरूरी है, अदरवाइज अनार्की ही अनार्की फैलती है। तो एंड पॉल डीमन एक ये भी एक थियरिस्ट थे, क्रिटिक थे। एलिवेट्स एलिगरी, इन्होंने एलिगरी को थोड़ा और ऊपर उठाया, एलिवेट किया, बिकॉज क्योंकि इट कैंडिडली मतलब फ्रैंकली ऑनेस्टली मैनिफेस्ट इट्स आर्टिफाइस, ये अपने ही कला को मैनिफेस्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है ओवर व्हाट ही कॉल्स द मोर मिस्टिफाइड, उन्होंने इसको मिस्टिफाइड बोला, कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंबल दिया, which he claims, जिसको वो क्लेम करते हैं, seems to promise falsely, वो कहते हैं कि ये एक false promise करता है, a unity of form and content, एक ऐसा form and content है, thought and expression, और ये ऐसा thought and expression है जो कि promise करता है और false दिखता है। इधर की चीजें हम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि ऊपर की चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहां से देखिए क्या है, अब एक वीडियो और है फेबल और बीस्ट फेबल, मैं सब एक ही में नहीं बनाऊंगी, मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें पैरेबल देखेंगे, एग्जाम्पलम देखेंगे एंड एक और टर्म है प्रोवर्ब्स। तो एक वीडियो में ये छोटे छोटे टर्म्स मैं करूंगी, इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा तो 1 घंटे का वीडियो तो कोई नहीं ही देखेगा, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा ये हौच पौच हो रहा है क्योंकि पहले मैंने बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी कराया, फिर मैं एलिगरी करा रही हूँ। यूपीएलटी ग्रेड का एग्जाम है 18 जनवरी को, तब तक मैं वही पढ़ाऊंगी जो कि सिलेबस में एलटी ग्रेड के सिलेबस में मेंशन है। एक बार एग्जाम हो जाए एलटी ग्रेड प्री का, उसके बाद फिर से हम बिगिनिंग से शुरू करेंगे, जो भी टर्म्स छूटे रहेंगे, है ना, प्यार से पढ़ेंगे, भले 2 से 2.5 महीने लग जाए, मैं वर्ड्स डेली या एक दिन गैप करके जो जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं अपलोड करती रहूंगी। आप लोग बस इस बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और आई प्रॉमिस कि आप लोग बुक के खत्म होते होते अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे और बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स की जो बुक है अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ये सब नहीं पढ़ते, 99% लोग लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं। और ये मेरा एक विजन है कि अगर मैं थोड़ा समझा पा रही हूँ तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा समझिए और फिर दूसरों को समझाइए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून टू आवर चैनल लिटरेरी एकेडमिया।